नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के गुप्ता। आज जान है तो जहान है कि इस नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछले अपने इस एपिसोड में आपको किडनी के रोगियों में डायलिसिस से कैसे बचें इस पर आपसे विस्तृत चर्चा की थी। उस वीडियो के बाद हमसे ढेर सारे सवाल दर्शकों ने किडनी से संबंधित पूछे हैं। मैं अपना दायित्व समझता हूँ कि उससे किडनी से संबंधित जो आपके सवाल हैं आज इस वीडियो में उसका जवाब दूँ। CKD, जिसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के नाम से भी लोग जानते हैं, जिसकी परिणति रीनल फेलियर या किडनी फेलियर में होती है, इसकी कहानी बहुत ही अजीबोगरीब है। 1990 के वर्ष के पहले जब CKD का पेशेंट या किडनी फेलियर का पेशेंट कोई हम लोगों के अस्पतालों में आता था तो स्थिति बहुत ही दयनीय थी। हम लोगों के पास न कोई दवा थी, न कोई ऐसे उपाय थे कि उनकी रक्षा कर सके। सिर्फ हम लोगों को सिम्टोमेटिक दवा पर ही पेशेंट को रखना पड़ता था और इसका अंजाम ये होता था कि कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में उनके प्राण पखेड़े उड़ जाते थे। मगर 1990 के बाद जब से ACE इन्हिबिटर और ARB दवा का इस्तेमाल किडनी की बीमारियों में शुरू हुआ, एक अनुसंधान के बाद ये पता चला कि CKD के पेशेंट में अगर शुरू से ARB या ACE इन्हिबिटर ग्रुप की दवाएं दी जाएं और उसके अलावा अन्य बातों का जैसे ब्लड प्रेशर कंट्रोल, डायबिटीज़ कंट्रोल का ख्याल किया जाए तो डायलिसिस की संभावना बहुत घट जाएगी। पेशेंट की आयु भी लंबी होती है और बहुत हद तक पेशेंट ठीक ठाक रहते हैं। उसी कड़ी में इस दवा से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ। उसके बाद दूसरी अच्छी अनुसंधान 1921 में पिछले साल आई, SGLT2 इन्हिबिटर, जिसे पहले डायबिटीज़ में इस्तेमाल किया जाता था। नए अनुसंधान से पता चला कि जिनको डायबिटीज़ नहीं भी है, अगर उनको ये दवाएं शुरू से दी जाएं तो किडनी फेलियर की गति, किडनी फेलियर की स्पीड काफ़ी हद तक घट जाएगी और ऐसे लोगों में फेलियर की संभावना कम होगी, डायलिसिस की संभावना कम होगी और रीनल ट्रांसप्लांटेशन की भी संभावना कम होगी। आइए हम शुरुआत करते हैं आपके पहले सवाल से कि CKD क्या है। तो CKD, जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का ये शॉर्ट फॉर्म है। जब किसी व्यक्ति की GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 60 ml से कम हो और वो भी ये 3 महीने तक लगातार इससे ज़्यादा इम्प्रूव नहीं करे तो ऐसी परिस्थिति को हम लोग क्रॉनिक किडनी डिजीज़ कहते हैं। मगर ये 60 ml की GFR की गिरावट अगर 3 महीने के अंदर ठीक हो जाती है या इम्प्रूव करती है तो उस परिस्थिति को हम लोग एक्यूट किडनी फेलियर के नाम से जानते हैं। किडनी फेलियर हमेशा क्रॉनिक किडनी फेलियर नहीं होता है। इसके 2 प्रकार हैं, जिसे कहते हैं एक्यूट किडनी फेलियर और क्रॉनिक किडनी फेलियर। एक्यूट का मतलब होता है अचानक, और ये एक्यूट किडनी फेलियर किसी इन्फेक्शन के कारण, जैसे सेप्टिसीमिया,
और कोरोना और डेंगू इस तरह के बुखारों में भी देखा गया है कि एक्यूट किडनी फेलियर की परेशानी होती है। ये अचानक होता है, मगर ये आम तौर से 2 से 3 महीने के अंदर किडनी फिर उसकी फंक्शन ठीक हो जाती है। और अभी हमने बताया दूसरा क्रॉनिक किडनी फेलियर, जो 3 महीने के बाद भी या तो स्थिति उसी तरह बनी रहती है, 60 ml GFR से कम या उससे और भी कम हो सकती है, स्थिति में और भी अपना गिरावट आ सकती है। अब आइए आपके हम दूसरे सवालों की ओर बढ़ते हैं। आपने दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि CKD की समस्या किन लोगों में ज़्यादा होती है या हो सकती है। Who are at risk of developing CKD? तो आपको मैं बता दूं और आपको जान के हैरानी भी होगी कि डायबिटीज़ के मरीज को सबसे ज़्यादा CKD होने का खतरा रहता है, या यूँ कहूँ कि सारे विश्व में जितने भी CKD के मरीज हैं उसमें सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के कारण होते हैं, जिसे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के नाम से जाना जाता है। जिन्हें हाई BP है उनको भी CKD का ख़तरा है, या जिनके फैमिली में, जिनके वंश में, जिनके माता पिता को था उनको भी होती है। जो लोग ज़्यादा मोटे हैं उनमें भी ख़तरा इसका रहता है। जो स्मोकिंग के शौकीन हैं उसमें भी इसकी समस्या अधिक पाई गई है। ओल्ड एज ग्रुप में भी काफ़ी होता है, या जिनके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा, अल्बुमिन की मात्रा होती है उसमें भी CKD होने का खतरा होता है। और जो जॉइंट के डिजीज़ या ऑटो इम्यून डिजीज़ जैसे लूपस के शिकार होते हैं उनमें भी CKD की समस्या ज़्यादा होती है। आपने जो तीसरा सवाल हमसे पूछा है वो है कि CKD के, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कैसे उसको डायग्नोसिस करते हैं, कैसे पहचानते हैं या उसकी शंका कैसे करते हैं कि अमुक व्यक्ति को CKD हो सकता है। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण है, प्रमुख लक्षण है पैरों में सूजन, या उनकी आँखों के चारों तरफ सूजन, जिसको पफिनेस ऑफ फेस अंग्रेजी में कहा जाता है। भूख की कमी, बहुत ज़्यादा नींद की शिकायत, सारे दिन उनको अधिक नींद की शिकायत रहती है। उनको खाने के पहले उल्टी की इच्छा होती है, मतली होती है, कंफ्यूज रहते हैं, और हाई BP अक्सर उनको रहता है। ये बहुत मुख्य कारण है। ऐसे लोगों में अगर BP हाई हो तो CKD की शंका करनी चाहिए। कुछ लोगों को सांस की तकलीफ़ होने लगती है। सांस की तकलीफ़ होने पर हम लोग समझते हैं कि इनको हार्ट की बीमारी या दमे की बीमारी है, मगर इस बात को याद रखें कि किडनी की भी बीमारी होने पर सांस की तकलीफ़ हो सकती है, या बहुत अत्यधिक कमजोरी होने के कारण CKD के लोगों में, ज़्यादातर लोगों में खून की कमी पाई गई है और थोड़ा सा काम करते हैं थक जाते हैं। थोड़ी सी शंका होने पर बहुत आसान जांच है, यूरिन में आप रूटीन जांच कराएं, अल्बुमिन आ रहा है, और एक प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशियो निकाला जाता है जिसको PCR जांच कहते हैं। इससे आसानी से लगता है 150 मिलीग्राम तक ये सामान्य है 24 घंटे में। अगर इस PCR 24 घंटे में आपको 200 या 200 से ज़्यादा है तो आपको नेफ्रोपैथी या CKD की शिकायत। खून की जांच अगर आप कराएं तो सीरम क्रिएटिनिन की मात्रा ज़्यादा होगी, 1.5 या 2 से ज़्यादा आपको आएगी। ब्लड यूरिया अक्सर लोगों में 40 से ज़्यादा होगा। पोटासियम की मात्रा खून में ज़्यादा होती है, और इलेक्ट्रोलाइट सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम की मात्रा गड़बड़ हो जाती है, और धीरे धीरे खून की कमी होती जाती है। खून की कमी होने पर लोग किडनी की बीमारी की शंका कम करते हैं, मगर याद रहे कि अगर किसी व्यक्ति को खून की कमी है इसका मतलब नहीं कि उसको आयरन की गोली दे के खून की कमी ठीक की जाए। उसमें किडनी फंक्शन की जांच होनी चाहिए कि कहीं किडनी की कमजोरी के कारण तो इनको CKD नहीं हुआ है। अल्ट्रासाउंड करने से
भी काफ़ी सहायता मिलती है। प्रोस्टेट के बारे में कोई रुकावट तो नहीं है, ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, साइज किडनी की कैसी है और किडनी का इकोजेनिसिटी, उसके अंदर पथरी है कि नहीं, सिस्ट है कि नहीं, ऑब्स्ट्रक्शन है कि नहीं, इन सब बातों से, लक्षण से, यूरिन के जांच करने से, ब्लड के जांच करने से और अल्ट्रासाउंड की जांच करने से हम लोग आसानी से CKD की डायग्नोसिस और उसकी स्टेज की भी डायग्नोसिस की पहचान कर सकते हैं। CKD की पहचान होने पर सिर्फ डायग्नोसिस ही करने से हमारा काम नहीं होने को है, CKD की स्टेज को जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसी आधार पर आपका उपचार डिपेंडेंट है। स्टेज 1, स्टेज 2 को माइल्ड हम लोग कहते हैं, स्टेज 3A, स्टेज 3B को मॉडरेट की संज्ञा दी जाती है और सीवियर CKD स्टेज 4, स्टेज 5 को बोलते हैं। स्टेज 1 में आपकी GFR नॉर्मल 90 और 120 के बीच में होती है। स्टेज 2 में 90 से कम और 60 से ऊपर रहती है और स्टेज 5 में जब GFR 15 से कम हो जाए तो इसको एंड स्टेज रीनल डिजीज या सीवियर डिजीज कहते हैं। तो जब कोई व्यक्ति सीवियर स्टेज में आपने पहुंच गया, वहीं पर आवश्यकता पड़ती है रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी की, डायलिसिस की, रीनल ट्रांसप्लांटेशन की। उसके पहले कुछ खाने पीने में कुछ तब्दीली करके, कुछ डिसिप्लिन को फॉलो करके, BP कंट्रोल करके, कुछ दवाओं के सेवन से आप अपने CKD को नियंत्रित रख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण सवाल एक दर्शक ने पूछा है कि CKD में क्रॉनिक किडनी फेलियर में जाने से रोकने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और हर व्यक्ति को जानना ही चाहिए और इसके लिए जागरूक भी होना चाहिए और इसके लिए प्रयास भी करना चाहिए। तो हाउ टू प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ CKD, इस बात की चर्चा करेंगे। इसकी सबसे पहली शर्त है कि आप जागरूक बने। जागरूक का मतलब CKD के बारे में जानें, अलर्ट रहें और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग कराते रहें। और जब भी आपको अपने शरीर में कुछ तब्दीली आवे नज़र, स्वेलिंग के रूप में, कमजोरी के रूप में या BP नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो अपने डॉक्टरों से या किडनी स्पेशलिस्ट से अवश्य राय लें। तो जागरूक इसके प्रति रहना कि CKD की हमको देखभाल करनी है। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ है कि रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ डायबिटीज़, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, वेट कि आपका वज़न तो नहीं बढ़ रहा है, और किडनी फंक्शन टेस्ट। BP आप जब भी जांच कराएं, टारगेट अपने ध्यान में रखें कि आपका BP 120/80 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ब्लड शुगर 80 और 100 मिलीग्राम फास्टिंग में, 90 और 140 मिलीग्राम खाना खाने के बाद, और आपका वज़न नियंत्रित में रहे। इसकी पहचान है कि BMI आपका 25 से कम हो या पेट की नाप नाभि के लेवल पर 90 सेंटीमीटर से कम हो। ये सारे के सारे पैरामीटर अगर आप नियंत्रण में रखते हैं तो बहुत उम्मीद है कि ये सारे पैरामीटर आपको CKD को किडनी फेलियर में जाने से रोकेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नुकसानदेह व्यसनों से बचें। अगर आदत लग गई है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा, शराब, ये सब चीज़ हानिकारक, किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं और इट हैसन्स द प्रोग्रेस ऑफ किडनी फेलियर। ये ढकेलता है आपको फेलियर की ओर। बचने के लिए ये BP कंट्रोल के अलावा इसका भी ध्यान देना ज़रूरी है। और चौथी कड़ी है इसमें कंट्रोल योर रिस्क फैक्टर। ये इसीलिए ज़रूरी है कि ज़्यादातर किडनी लोगों की मौत हार्ट अटैक से होती है। किडनी फेलियर से कम लोगों की मौत होती है। उसमें कार्डियक रिस्क फैक्टर जिनको आपको नियंत्रण में रखना है कि हार्ट स्वस्थ रहे, इसके लिए आपका वज़न, BP, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखें, स्मोकिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, खाने पर ध्यान दें, चर्बी की मात्रा को कंट्रोल में रखें और रीनल डाइट के बारे में जानें
कि रीनल डाइट क्या होता है, CKD के मरीजों को खाने पीने में क्या सब परहेज करना चाहिए, इसकी चर्चा मैं आगे के सवालों में करूँगा। और रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल, रेगुलर एक्सरसाइज करना, योग का अभ्यास करना, खाने पीने पर ध्यान देना, मोटे नहीं हों, ज़्यादा चर्बीदार चीज़ नहीं खाएं, और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ज़्यादा नमक न खाएं। नमक को किडनी से बहुत बैर है। अगर किडनी का स्वास्थ्य चाहते हैं तो नमक की मात्रा को घटाएं और प्रोटीन की मात्रा को भी थोड़ा सा घटाएं। धन्यवाद।